बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे इलेक्शन ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट की जानिब से हुकूमती मेंबर असम्बली को नाअहल करार दे दिया गया है और दोबारा वोटों के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि हुकूमत के 10 से 15 मेंबरान पार्लियामेंट इस वक्त बैरून मुल्क हैं। आइनी तरमीम की क्या बात करनी है, वो तो ख़ुद 10 से 15 अपने मेंबरान नहीं हैं उनके, वो बैरून मुल्क हैं। उसकी जो तफसील सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ 2 दरख्वास्तें बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में दरख्वास्त दायर की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, मैंने आपको कहा था कि ये जिस तरह के काम कर रहे हैं ये एक मौका है कौम का कि वो मुत्तहिद हो। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आइनी तरमीम का मामला एक इमरान ख़ान का मामला था कि गैर आइनी और गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, इस वक्त मुख्तलिफ़ तबक़ात खड़े हो चुके हैं। और हमेशा आपको याद होगा वो जो आइनी तरमीम 21वीं आइनी तरमीम थी जिसके बाद मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, वो पिंडी बार एसोसिएशन की एक दरख्वास्त थी। तो हमेशा जो बार एसोसिएशन या बार कौंसल्स हैं हमें ये लगता है कि शायद उनका वो रोल नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये दरख्वास्त दायर की गई है बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन थ्रू इट्स प्रेसिडेंट मोहम्मद अफजल हरीफाल, ये वो सदर साहब हैं। बिलावल के सामने तकरीर करते हुए बिलावल को ये बात समझाई थी कि आप किस मिसाक जमहूरियत की बात करते हैं, आपने मिसाक जमहूरियत में कौन से पहले नुकात पर अमल दरामद कर दिया है जो अब आप सिर्फ़ एक नुक्ते के ऊपर और आइनी तरमीम के ऊपर आप ज़ोर लगा रहे हैं। फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर आर्टिकल 199 के हवाले से और मुख्तलिफ जो आर्टिकल के हवाले से तरमीम की जा रही थी उसके ऊपर बात की थी। उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस राजा नईम अकबर पाक सेक्रेटरीट कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद थ्रू चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल जो कैबिनेट सेक्रेटरी थ्रू कैबिनेट सेक्रेटरी पाक सेक्रेटरीट कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद। ये उनको फ्रीक बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान टू ऑर्डर द गवर्नमेंट टू ऑफिशियली मेक एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अवेलेबल फॉर पब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रायर टू इट्स इंट्रोडक्शन इन पार्लियामेंट। आप अंदाज़ा लगाएं, एक ही नौयत की 3 तगड़े लोगों ने दरख्वास्तें दायर की हैं। एक पेशावर हाई कोर्ट में इसी नौयत की दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि सबसे पहले आप अवाम पाकिस्तान के सामने उस ड्राफ्ट को पब्लिक करें, अवाम को उसके ऊपर डिस्कशन और कंसल्टेशन का पूरा मौका दें, फिर अवाम की आरा को देखें और फिर उसके बाद आप कम अज़ कम 8 हफ्तों का टाइम पेशावर हाई कोर्ट वाली दरख्वास्त में मांगा गया है। यही इस्तदा की गई है। ये 40 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त है जो प्रेसिडेंट बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दायर की गई है। और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और साथ उन्होंने बोथ लोकेटेड कैबिनेट सेक्रेटरी इनको फ्रीक बनाया है। इनकी जानिब से जो इस्तदा की गई है वो वही इस्तदा है जो मैंने आज आपको पढ़ के सुनाई थी। मियाँ समीउद्दीन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और सैयद बिलावल कमाल एडवोकेट हाई कोर्ट, ये इनके वकील हैं। और इसमें वही प्रेयर है जो पेशावर हाई कोर्ट में की गई थी और वो यही कि जी डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट गवर्नमेंट टू फोर्थ विद ऑफिशियली पब्लिश द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज एंड आर एनी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन amendment bill intended to be introduced in parliament for prior public consultation of a minimum period of 8 weeks। वही मिनो ऑन प्रेयर जो पेशावर हाई कोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट ने की है, वही मिनो ऑन प्रेयर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर सीनियर सियासतदान है उनकी जानिब से की गई है। वही प्रेयर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने की है और उनकी जानिब से एक प्लेटफार्म पर और एक पेज पर आ गए हैं तमाम के तमाम जो सीनियर वकला क़यादत है या बाशऊर लोग हैं, बाशऊर लोग एक पेज पर आ गए हैं। और पहले एक वाहिद जो आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान जब 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो रहे थे और उमर अता बंदयाल साहब का के फ़ैसला था और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें थी, एक वाहिद इमरान ख़ान था जो आइन की बालादस्ती की बात कर रहा था। उसके बाद आपने देखा हाई कोर्ट के जजेस खड़े हुए, उसके बाद आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के जजेस खड़े हुए, उसके बाद आपने देखा कि
पाकिस्तान बार कौंसिल की मुखालफत के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मुखालफत के बावजूद, आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून हैं, एहसन भून के पास अख्तियारात हैं, पैसा इन्होंने दिया, करोड़ों रुपए बार एसोसिएशंस को दिए, उसके बावजूद आज आपको पाकिस्तान की चारों सूबों और वफाक से बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस हुकूमत के ख़िलाफ़ नज़र आ रही हैं। ये थी इनकी इन्वेस्टमेंट जो नज़र आ रही है कि किस तरीके से आइनी तरमीम के ख़िलाफ़। और चूँकि सलमान अकरम राजा साहब बड़ी वाज़ेह बात करते हैं कि ये आइनी तरमीम हमारी नस्लों को ग़ुलाम बनाने के लिए हैं, और ये हकीकत है कि ये जितना बड़ा ये ब्लंडर करने जा रहे हैं उतनी ही बड़ी इनके सामने मुज़ाहमत आ गई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात नहीं रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चूँकि कौम पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी, करोड़ों लोगों ने वोट दे के 8 फरवरी को ये साबित किया। अब जो मुक़्तदर तबकात आप कह सकते हैं मुख्तलिफ़ प्रोफेशन के, वो खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसके साथ खड़े हैं कि किसी सूरत भी ये काम नहीं होना चाहिए। आपने देखा कहाँ हसनात मलक, कहाँ मतीउल्लाह जान, कहाँ असद तूर, कहाँ ये वो सारे लोग थे जिन्होंने हमेशा काजी फैसल साहब के गुण गाए थे। आज वो उनके सामने गुस्ताख इस वजह से बने हैं और मुअज़्ज़ज़ अदालत रंजीदा भी है या बरहमी का भी इजहार किया जाता है। क्यों? किसी को उम्मीद थी कि ये लोग भी, लेकिन जब आप इतनी मुज़ाहमत करते हैं और आप खड़े हो जाते हैं अपने हकूक़ के लिए तो फिर लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। और यही मैं समझता हूँ कि वो जेल में बैठा इस वजह से कामयाब है कि वो इस्तकामत के साथ खड़ा है, और उस इस्तकामत की वजह से ये जो तमाम डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। बुशरा बेगम की दरख्वास्त थी, उस पर आज अहम समाअत हुई है। दरख्वास्त ज़मानत थी। FIA ने बड़ी कोशिश की कि इस मामले को लटकाया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने आज तगड़ा स्टांस लिया है। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने हदायत की। FIA ने कहा जी हमें वक्त दिया जाए 1 हफ़्ते का, हमने अपना प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करना है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा आपके पास कल तक का वक्त है, प्रोसिक्यूटर आएगा ठीक है, नहीं आएगा मैं फ़ाइल पढ़ के फ़ैसला कर दूँगा, मैं मज़ीद आपका इंतज़ार नहीं करूँगा। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा कि आज सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल हुए। दलाइल में कहा कि 19 जुलाई को इस केस का रेफरेंस दायर हुआ। तरामीम केस के फैसले के बाद ये केस FIA के पास मुंतकिल हो गया। दरख्वास्त गुजार ने इस दौरान ज़मानत की दरख्वास्त दायर की और दरख्वास्त ज़मानत भी FIA के पास लग गई। मजिस्ट्रेट सलमान सफदर ने कहा कि सितंबर में केस FIA अदालत में जाता है और हैरत अंगेज़ तौर पर 2 दिन बाद FIA चलान अदालत में पेश कर देती है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तरफ से हम काफ़ी डिस्टर्ब रहे, वो इल्तवा मांग लेते थे और उसके बाद दलाइल होते हैं और बुशरा बीबी की ज़मानत मुस्तरद कर दी जाती है। वकील बुशरा बीबी ने कहा कि असल में ये बल्गारी ज्वेलरी सेट का केस है। इल्ज़ाम है कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कीमती सेट की मार्केट कीमत इंतहाई कम लगवाई। बल्गारी सेट में नेकलेस है, इयर रिंग्स हैं, ब्रेसलेट्स और अंगूठी शामिल हैं। इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने रियासत को मिलने वाले तोहफ़ों को तोशाखाना में जमा कराए बगैर अपने पास रख लिया। इल्ज़ाम है इमरान खान ने अपने ऑफिस सेक्रेटरी के ज़रिए बल्गारी सेट की कीमत लगवाई। अदालत ने FIA हुकाम को हदायत की कि आप लोग नोटिस बनाते रहें और आप इसका जवाब दें, आप नोट्स बनाते रहें, आपने इसका जवाब देना है। सलमान सफदर ने कहा कि तोशाखाना 2 केस पहले रेफरेंस से मिलता जुलता केस है। पहले और इस रेफरेंस में एक जैसे इल्ज़ामात, एक जैसे वादा माफ़ गवाह हैं। एक तोशाखाना के 2 मुकदमात कैसे बन सकते हैं? दोनों मुकदमात में मुलजमान भी एक जैसे हैं। मुकदमा बनाया कि 7 मई से 10 मई के दौरान गिफ्ट्स मिले। मिलिट्री सेक्रेटरी ने तोशाखाना के सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न को आगाह कर दिया था। वकील बुशरा बीबी ने कहा कि बल्गारी सेट की तकरीबन 60 लाख रुपए कीमत लगाई। प्राइस का तखमीना 5.8 मिलियन लगाया गया। इस कीमत के तखमीना को कस्टम कलेक्टर समेत 3 अफराद ने दुरुस्त करार दिया। तकरीबन 30 लाख यानी 2.9 मिलियन रुपए की अदायगी पर यह ख़रीदा गया। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि कम कीमत लगवा कर कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया। वकील के दलाल के बाद बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में ज़मानत की दरख्वास्त कल तक मुलतवी हुई है। कल अदालत ने कहा है कि हम इसको डिसाइड कर देंगे, भले वो आएँ या ना आएँ। हुकूमत पहले हुकूमत के पास 15 से 16 लोगों की कमी है मेंबरान पार्लियामेंट की, और वो आइनी तरमीम के लिए उनके लिए बड़े मसाइल हैं। अब जब उन्होंने अपनी गिनती की है तो पता चला है जी कि 10 से 15 हुकूमती मेंबरान पार्लियामेंट बैरून मुल्क हैं। उसके ऊपर सर पकड़ के बैठ गई हुकूमत ने फ़ौरी इजलास बुलाया और हुकूमत ने बैरून मुल्क मौजूद अपने अरकान पार्लियामेंट को 15 अक्टूबर तक हर सूरत वापस आने की हदायत की। हुकूमत ने बैरून मुल्क मौजूद अपने अरकान पार्लियामेंट को 15 अक्टूबर तक हर सूरत वापस आने की हदायत जारी की है ताकि आइनी तरमीम के हवाले से वोटिंग में शिरकत यकीनी बनाई जा सके। इस वक्त 10 से 15 हुकूमती अरकान असम्बली मुल्क से बाहर हैं। डॉक्टर फजल चौधरी, खुर्शीद शाह जैसे लोग भी बैरून मुल्क हैं। बातें इनकी सुन लें आइनी तरमीम के हवाले से और बंदे इनके अपने बाहर हैं।
سینیٹرز میں پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن، باپ پارٹی کے دنیش کمار، سینیٹر عبد القادر بھی بیرون ملک ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ریاض فتحانہ جن کے بیٹے کو دوبارہ غائب کیا گیا ہے اور آج دوبارہ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل سلیم بھی ملک سے باہر ہیں، اور اب بلاول زرداری کہتے ہیں کہ حکومت چاہے گی کہ 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترامیم منظور ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ اتفاق رائے سے ترمیم پاس کی جائے۔ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ آئینی ترمیم کے لیے ارکان کی خرید و فروخت کی جائے، چاہتی نہیں ہے، لیکن کرنی پڑی تو ہم اس سے باز بھی نہیں آئیں گے، یہ ان کا ایک ان کی روایت ہے۔ دوسری طرف بلوچستان اس وقت تک پنجاب کو تو انہوں نے فارغ کر دیا، پنجاب کے تو الیکشن ٹرائبونل جس طریقے سے بنتے بگڑتے اور خراب ہوتے معاملات یہاں تک پہنچے، اور اسلام آباد میں کام شروع ہوا وہ بھی نہ نظر آیا، تو پشاور ہائی کورٹ بھی اس حوالے سے ڈیڈ ہے، اور جب سے وہ سابق چیف جسٹس گئے ہیں اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کا بھی کوئی رسپانس نظر نہیں آیا۔ لیکن سب سے زیادہ بلوچستان ہائی کورٹ نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جو جتوایا گیا تھا ان کو اڑایا ہے، اور پھر سندھ ہائی کورٹ سے بھی ایک دو فیصلے آئے ہیں، حالانکہ سندھ ہائی کورٹ میں تو صرف 17-18 کراچی کے کیسز ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ممبر بلوچستان اسمبلی عبید اللہ گورگیج بلوچستان اسمبلی کی رکنیت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے الیکشن ٹرائبونل نے صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی بی 44 کے 16 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ انتخابات کا حکم دے دیا اور ان کی رکنیت کو کالعدم قرار دے دیا۔ الیکشن ٹرائبونل کی جانب سے پی بی 44 کا فیصلہ سنائے جانے کے بعد پیپلز پارٹی کے عبید اللہ گروج رکن ممبر بلوچستان نہیں رہے۔ عبید اللہ گورگیج کی کامیابی کو نیشنل پارٹی کے عطا محمد بنگل زئی نے چیلنج کیا تھا۔ 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کے عبید اللہ 7125 ووٹ لے کے بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے، جبکہ ان کے مد مقابل نیشنل پارٹی کے عطا محمد بنگل زئی نے 6385 ووٹ حاصل کیے تھے۔ بعد ازاں نیشنل پارٹی کے عطا محمد نے بلوچستان ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کرتے ہوئے ان کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا۔ انہوں نے درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ فارم 45 کے نتائج میں وہ کامیاب قرار پائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ فارم 45 کے تحت کامیاب ہونے والے کی کامیابی ہے، تاہم فارم 47 میں دھاندلی کر کے عبید اللہ گورگیج کامیاب قرار دیے گئے تھے۔ عدالت نے فارم 45 کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کے حکومتی اتحاد کے ممبر کو نااہل کر دیا ہے، اور دوبارہ 16 پولنگ سٹیشنز میں پی بی 44 کے 16 پولنگ سٹیشنز میں دوبارہ انتخابات، چونکہ وہاں ووٹ کم ہے، کم پولنگ سٹیشنز ہیں، تو یہ ایک طرح سے پورے حلقے میں ہی نیا انتخاب ہے جس کا حکم دیا ہے۔ الزام یہ تھا کہ فارم 45 میں جیتا ہوا تھا، فارم 47 میں ان کو جتوا دیا گیا۔ عدالت نے ان ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور فارم 45 کو مد نظر رکھتے ہوئے رکنیت کالعدم قرار دے دی اور دوبارہ انتخابات کا حکم دے دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔